हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अत्याचार दिया गया है, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अतिधन आचार। अतिधन आचार आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्दय में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निर्दय शब्द दिया गया है, निर्दय में है बहुब्रीहि समास, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संयुक्त वाक्य में देखेंगे और शब्द लगा रहता है, जिसमें और शब्द लगा रहता है वो संयुक्त वाक्य होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि उसने खाना खाया और सो गया, यहाँ पे और शब्द लगा हुआ है तो ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। संयुक्त वाक्य है तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार दिया गया, इसका समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो द्वार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कपाट हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वार का यहाँ पे जो समानार्थी शब्द है वह क्या है, कपाट है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को प्रयास करना है और इसका राइट आंसर करना है। निम्न में संयुक्त स्वर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखेंगे यहाँ पे ओ औ होता है या क्या है, यह संयुक्त स्वर के अंतर्गत होता है, संयुक्त स्वर होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन दिया गया है, तो सभी लोग जानते हैं कि य, र, ल, व, यह क्या है, आपके यहाँ पे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य, र, ल, व। तो इसमें से देख लेंगे कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ल दिया गया है, इसमें से ल दिया गया है, तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा होता है महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण होता है, दूसरा क्या होता है, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन में वर्ग का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ड आता है, और जो महाप्राण होता है उसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आता है। और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पे च दिया गया है, यह च वर्ग में पहला वर्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका क्या हो जाएगा, यह देखेंगे क्या है, वर्ग का पहला वर्ड है, तो यह क्या हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में सी को चूज किए वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में घोष या सघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें भी देखेंगे 2 होता है, एक तो होता है घोष या सघोष, एक ही होता है, दूसरा होता है अघोष। दूसरा क्या होता है, अघोष। इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो अघोष होता है उसमें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आते हैं, और जो घोष या सघोष होता है उसमें यहाँ पे जो वर्ग होता है उसका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड आता है। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से मैच कराइए और जल्दी से आंसर करिए, घोष या सघोष में कौन सा वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो देखेंगे यहाँ पे ब दिया गया, यह क्या है, वर्ग का तीसरा यहाँ पे वर्ड है, वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ड है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, घोष या सघोष है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र इसमें सी वाले को चूज किए वह बिल्कुल राइट हैं। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बेसिकली यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया इनका उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा या ओठ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प, फ, ब, भ, म इनका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, ओठ, ओष्ठ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ड होते हैं और इसका जो उच्चारण स्थान है वह कंठ होता है।
इसके बाद देखेंगे च वर्ग आता है, च वर्ग का यहाँ पे होता है तालु होता है। इसके बाद देखेंगे च वर्ग के बाद आपका आ जाता है ट वर्ग, ट वर्ग का यहाँ पे क्या होगा, मूर्धा हो जाएगा, मूर्धन भी बोला जाता है, मूर्धा होता है। उसके बाद त वर्ग है, त वर्ग का क्या होता है, दंत होता है। इसके बाद प वर्ग होता है, प वर्ग का यहाँ पे उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो याद रखेंगे, इन्हीं से कोई प्रश्न पूछा जाता है और बिल्कुल आसानी से यहाँ पे 2 नंबर अपना फिक्स कर पाएंगे आप लोग, अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। योग रूढ़ शब्द दिया गया है तो यह पादप होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे रूढ़ का मतलब होता है आपका यहाँ पे जिसका खंड नहीं हो सके, जैसे यहाँ पे या अगर खंड होता भी है तो वह उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसको रूढ़ बोला जाता है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे है कि महुर्मी का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। महादन उर्मी से बनेगा आपका महुर्मी बनेगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नेत्रहीन दिया गया है तो इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, नेत्र से हीन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कारक का यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अपमान में उपसर्ग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उपसर्ग, अपमान में उपसर्ग पूछा गया। उपसर्ग सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग शब्दों में आगे लगे होते हैं और उपसर्ग आपका क्या होता है, शब्दांश होता है। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा अप उपसर्ग, देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे डी वाले में अप मिल जा रहा है, तो डी वाला राइट आंसर है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईला प्रत्यय हो जाएगा, रंगीला में ईला प्रत्यय हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। प्रत्यय के बारे में आप जानते हैं कि यह भी शब्दांश ही होता है, लेकिन यह शब्दों के अंत में लगता है या अंत में प्रयोग होता है, उपसर्ग पहले यूज होता है। डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों से तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तत्सम शब्द क्या है, नारियल का तो नारिकेल होता है, तुरंत का त्वरित होता है और उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, आलस से यहाँ पे क्या है, तत्सम है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में डी को चूज कर दिए वह बिल्कुल राइट है। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे तद्भव आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे तत्सम देख लेते हैं। मृतिका हो गया, कपाट हो गया, विकारियत, तो 3 आपके तत्सम है, लेकिन जो यहाँ पे कपूर है यह तद्भव, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है कर्पूर होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में डी को चूज किए राइट है। निम्न में कौन सा देशज शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देशज की बात किया गया है, देशज शब्द हो जाएगा आपका कूड़ा, कूड़ा क्या है, देशज शब्द है, तो डी वाला राइट आंसर है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विदेशी यहाँ पे जो शब्द है वह वकील है, वकील ए में दिया गया, ए वाला राइट आंसर है। अगला है निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहाड़ देखेंगे संज्ञा के अंतर्गत आता है, यह पॉइंट याद रखेंगे, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सर्वनाम दिया गया है, जो संज्ञा के जगह पर जो प्रयोग होता है वही आपका सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं शब्द क्या है, यह सर्वनाम के अंतर्गत आता है या सर्वनाम ही है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में विशेषण शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विशेषण की बात किया गया है, विशेषण का मतलब है कि जो विशेषता बताता हो, तो यहाँ पे क्या है, विद्वान शब्द। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया दिया गया है तो सुनाना होगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में अव्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अतिथि का यहाँ पे पर्यायवाची है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है, आगंतुक भी होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि जागृति का विलोम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जागृति
आपका यहाँ पे जो विलोम शब्द है यह हो जाएगा सुषुप्ति हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो दान पर चलता हो उसके लिए एक शब्द है, जो दान पर ही चल रहा हो या चलता हो तो उसके लिए बोला जाएगा दान वृत्ति। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि द्वीप और जो द्वीप होता है इस शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला द्वीप। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसका अर्थ होता है हाथी, तो देख लेंगे हाथी कहाँ पे दिया गया है। और जो आपका सोशल साइंस होगा उसमें द्वीप पढ़ते होंगे, वह टापू से लिया जाता है उसका मतलब, तो यहाँ पे क्या है टापू हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा, जो पहला द्वीप है उसका मतलब हाथी, जो दूसरा द्वीप है उसका मतलब है टापू, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे देखेंगे मूक शब्द दिया गया है, इसका अनेकार्थक क्या होता है, गूंगा होता है, चुप होता है, विवश होता है, लेकिन आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे सबसे पहले अधीन लिखा गया है, अधीन शब्द नहीं होता, क्या होता है अधीन शब्द होता है, तो यह तो आपका यहाँ पे गलत लिखा गया है। और यहाँ पे मिष्ठान लिखा गया, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान रहता है, इसमें जहाँ पे ठ लिखा गया वहाँ पे ट रहता है। और व्यवहारिक लिखा गया है, यहाँ पे व्यवहारिक होता है, यहाँ पे आ की मात्रा रहती है। तीन तो आपके यहाँ पे सही नहीं है, तो यहाँ पे शुद्ध कौन सा होगा, अत्यधिक होगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे आपको शब्द बताना है, तो यह हो जाएगा आपका मिथिलेश कुमारी हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आप लोग भी जानते हैं कि कर्ता में क्या होता है, ने रहता है परसर्ग, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्ता में ने रहता है, कर्म को रहता है, कर्म में को रहता है, करण में से का प्रयोग होता है, के द्वारा के अर्थ के लिए लिया जाता है। उसके बाद देखेंगे आपका होता है यहाँ पे संप्रदान में के लिए का प्रयोग होता है, और अपादान में से का ही प्रयोग होता है लेकिन अलग होने के लिए होता है, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो पहिया शब्द है यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि पहिया चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा, यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचना, जो रचना शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो प्रत्येक शब्द दिया गया है इसका यहाँ पे जो प्रयोग है हमेशा एक वचन में ही होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल है, बच्चा गया सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भाववाच्य, भाववाच्य का मतलब होता है कि जो क्रिया होगी वह यहाँ पे भाव के अनुसार लगाई जाएगी, तो यहाँ पर देखेंगे भाववाच्य में हो जाएगा कि धूप में चला नहीं जाता, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यहाँ पे जो की लगा हुआ है यहाँ से हो जाएगा कि यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अनुभूति शब्द लिखा गया, जो शुद्ध लिखा गया वही बताना है, तो यहाँ पे अनुभूति बी वाले में दिया गया, बी वाले की वर्तनी शुद्ध है, तो बी वाला राइट आंसर है। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह सभी लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, यह देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आंख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आंख का पानी ढलना इसका मतलब होता है कि निर्लज्ज होना, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, इसका अर्थ क्या होता है कि कपटी मित्र, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए लोकोक्ति है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए जो लोकोक्ति है वह क्या रहेगी कि ऊंची दुकान फीका पकवान, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उक्त सभी हो जाएगा। देखिए जो साहित्यिक विषय हैं उससे संबंधित जो अनुवाद होता है उसका क्षेत्र, उसके क्षेत्र में काव्यानुवाद होता है, नाट्य अनुवाद होता है, उसके बाद कथा साहित्य का अनुवाद भी होता है, तो यहाँ पे उक्त सभी, डी वाला राइट आंसर होगा। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे और भी प्रश्न बचे हुए हैं, उससे पहले देख लीजिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 4 सब्जेक्ट से प्रश्न होते हैं। जीके के 50 प्रश्न रहते हैं, हिंदी के 50 प्रश्न रहते हैं, और रीजनिंग के 50 प्रश्न रहेंगे, और आपके सब्जेक्ट के जैसे यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स या एग्रीकल्चर रहता है, सब्जेक्ट रहता है उसका 50 प्रश्न रहता है। और जीके में लगभग आप लोग देखेंगे 50 में आप लोग देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, और हिंदी में भी लगभग देखेंगे 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी देखेंगे लगभग आपका 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से, सब्जेक्ट में 25 से 30 प्रीवियस ईयर पेपर से। कुल मिला जुला करके यूपी बीएड के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लेकर के पढ़ लेना है। और यहाँ पे यूपी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है 2011 से लेकर 25 तक का, पूरे 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। सभी सब्जेक्ट हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही आपको परचेज करना है, तो यहाँ पे व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लिख करके आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर बीएड का जरूर ले लीजिए। चलिए आगे के प्रश्न आपके हैं, यहाँ पे एमलगेमेशन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको समामेलन बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला है पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। यह बीएड में कई बार पूछा गया, कम से कम देखेंगे आप लोग 3 से 4 बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, जीके में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रीतिकाल का कवि कौन नहीं है, तो रीतिकाल में आलम आ जाते हैं, बोधा, ठाकुर, ये 3 लोग तो हैं, तो नागार्जुन नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके जो लेखक हैं वह तो प्रेमचंद हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है हरी घास पर छड़बर। हरी घास पर छड़बर किसकी रचनाकृति है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे की है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।